नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात होगी मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट की जंग जब से दोबारा शुरू हुई है, ये भयावह होती जा रही है। हर दिन मौत और बारूदी तांडव की खबरें सामने आ रही है। अब ये जंग आसमान और हथियारों के अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। हॉर्मुज को लेकर जिस तरह अमेरिका और ईरान अड़े हुए हैं, वो ये बताता है कि फिलहाल उस पर कब्जे को लेकर हथियारों के इस्तेमाल किए जाते रहेंगे। अमेरिका ने लगातार 8वीं रात भी ईरान पर हवाई हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद इन हमलों को मंजूरी दी थी और ये कार्रवाई जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि इस बार हमलों का मुख्य निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने, हथियारों के भंडार और लॉजिस्टिक्स सेंटर रहे। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलों और आपको बता दें कि डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमले की बात कही गई है, लेकिन सेंटकॉम ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जंग में 2 और सैनिकों की मौत, जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है और इसी पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले हो रखे हैं। चाहे अमेरिका की बात कर ले, जब से सीजफायर अमेरिका ने तोड़ा है उसके बाद से एक के बाद एक हमले जारी है। बात आप ईरान की कर लीजिए। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं और लगातार हर हमलों का जवाब देंगे। ईरान की तरफ से तमाम अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाया गया है और एक के बाद एक जवाब दिए गए हैं। तो इस चर्चा के लिए मेरे साथ कर्नल संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और इसी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल कर्नल संजीत से ही है। कर्नल संजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है, क्योंकि देखिए बात बार बार ये हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं सब ठीक हो जाए, ईरान तो कह रहा है कि चलो बातचीत कर लें, दावे भी कर रहे हैं, जिसके ईरान बार बार खारिज करता हुआ ये दावे कह रहा है कि नहीं, अमेरिका झूठ बोल रहा। तो एक्चुअल में ट्रंप की क्या मंशा है और ट्रंप क्या चाहते हैं? सबसे पहले जय हिंद राधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या चाहते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता और शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी नहीं पता है। शुरू में जब हमला किया गया था 28 फरवरी को, तब जो है रजीम चेंज उनका मेन मकसद था और दूसरा था कि किसी तरीके से ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की ओर बढ़ रहा है उसको किसी तरह रोका जाए। तो ये सोच के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये उम्मीद की थी कि, और बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने उनको जो यकीन दिलाया था कि 48 से लेके 72 घंटे तक जो है 72 घंटे के अंदर रजीम चेंज हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर हम वो प्रेसिडेंट लेके आएंगे जो कि प्रो अमेरिकन हो, इसराइल हो। लेकिन वो उनका कामयाब नहीं हुआ और ईरान जो है एकजुट होकर ईरान ने जो है उसके बाद जो है जवाबी हमले किए और उसका नतीजा ये हुआ कि 8 अप्रैल तक ये सब चलता रहा। उसके बाद जो सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद 17 जून को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि अगले 60 दिन के अंदर हम जो है पीस डील करेंगे और इस बीच में जो है कोई हमला नहीं होगा। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो 2 मेन पॉइंट थे वो ये थे कि एक तो लड़ाई चारों फ्रंट पे बंद होगी, जिसमें लेबनान में भी होगी, और दूसरा जो है स्टेट हॉर्मुज को खोला जाएगा। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कि आर्टिकल 5 में कवर किया जाता है, उसमें दोनों का सोचने का नज़रिया और दोनों का परसेप्शन अलग अलग था। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुकी है, कोई भी जो है जहाज वहाँ से आराम से जा सकता है। लेकिन ईरान ने ये कहा कि नहीं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो 27 फरवरी वाली स्टेटस पे कभी नहीं आएगी, उसका नियंत्रण जो ईरान के ऊपर रहेगा। तो अब जब भी कोई जहाज वहां से गुजरता था जो कि बिना कोऑर्डिनेशन के ईरान से गुजरता था, उसके ऊपर ईरान हमला करता था। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मेन मकसद है, जो आपका सवाल था, वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरह खोला जाए, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली तो इससे पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि अमेरिका एक सबसे पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी
जो 27 फरवरी को जो चीज खुली हुई जी थी उसको अमेरिका ने बंद करवा दिया, और इतनी बड़ी नेवी लेके, इतने जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भी वो उसको खोल नहीं पाए। तो बिल्कुल। उनका जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है किसी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोले और उसके ऊपर जो अपना कंट्रोल रखे, ना कि ईरान का कंट्रोल रखे। जी बिल्कुल कर्नल, जिस तरीके से आपने ये बात कही संजीत जी, कि अमेरिका चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल। देखिए, सब कुछ तो उनके हाथ में था, चाहते तो हो जाता ना। सीज फायर क्यों तोड़ा उन्होंने? गलती तो कहीं ना कहीं उनकी है। हम आएंगे अब अरविंद जी, आपसे हम जवाब लेना चाहेंगे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, अमेरिका कह रहा है कि मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, लेकिन रोड़ा तो वही बन रहे हैं। कुल मिलाकर सीज फायर उन्होंने तोड़ दिया, हमले वो कर रखे हैं। अब जवाब में ईरान अगर हमले कर रहा है तो भी उनको दिक्कत हो रही है। तो फिर चाहते क्या है? जैसा कि कर्नल साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाहते हैं, अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स क्या चाहते हैं, किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उनको खुद को भी जी नहीं पता। बिल्कुल। और एक और बात ये है राधा जी कि दुनिया अमेरिका के नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, उसकी ग्रीड को नहीं। और अभी जो है वो अमेरिकन ग्रीड है। और ये ग्रीड कौन सी है? नियो कॉलोनियल ग्रीड है। जो नियो कॉलोनियलिज्म में जो पूरे कॉलोनी को लूटने की जो ख्वाहिश होती है, वही है दरअसल वहां के उस पूरे रीजन के संसाधनों पे अमेरिका का कब्जा जमाने के लिए। और ये कब्जा कौन जमाना चाहते हैं? केवल चंद लोग। और इसके लिए खर्चा कौन कर रहा है? अमेरिकन टैक्स पेयर्स। और यही कारण है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे उलझे हैं जी कि अगर वहां से लौटते हैं तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स पूछेंगे कि आपने जो प्रेसिडेंट ओबामा ने जो ईरान के साथ जो डील की जी थी, उससे बेहतर डील आपकी है कैसे? तो आप इतना रुपया खर्च करके केवल चंद लोगों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के बाद में अगर आप यह सब जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप बताइए कि आपने हासिल क्या किया है? हासिल ये किया कि 70,000 लोगों को मार दिया है गाजा में। हासिल ये किया है कि 4-5 हजार ईरान में मारे जा चुके हैं। अगर यही आपका अचीवमेंट्स हैं, तो हमें इन अचीवमेंट से दूर रहना है, क्योंकि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करेगा। और ये बिल्कुल। टेररिज्म जो है, जो अमेरिका इतने 7 समंदर पार बैठकर अभी ये सारे इस महाविनाश का मजा ले रहा है, ये आग वहां तक भी पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल राधा जी। बिल्कुल अरविंद जी, ये बातें साफ है कि अमेरिका को इससे बहुत नुकसान है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इन बातों को जानते हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, ट्रंप को पता है कि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, सत्ता जा सकती है, अमेरिका के लोग उनसे दुखी हैं, वो चाहते हैं कि ट्रंप ऐसे फैसले ना ले। इसके बावजूद आखिर ट्रंप को क्या मिलेगा ये सब करके? जो जिन कॉलोनीज की इन्होंने बात की अरविंद जी ने कि वो उनको हथियाना चाहते हैं, हमने देखा वेनेजुएला के ऊपर भी कब्जा हुआ, अब वो चाहते हैं कि हम यहाँ भी कब्जा कर लें। आखिर इन कब्जों का क्या करेंगे जब वो सत्ता में ही नहीं रह जाएंगे? देखिए राधा जी, सबसे पहले हर आदमी की अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी कुछ खसूसियत होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे तो इस उम्मीद में आए थे कि मैं जो है दुनिया में पीस लेके आऊँगा और मैं पीस मेकर का काम करूँगा। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने पीस के लिए कोई काम नहीं किया। जी आते ही तो उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर बोलना शुरू किया कि ग्रीनलैंड हमको चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने जो है वेनेजुएला को कब्जा कर लिया। एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को आप रात को उठा के ले जा रहे हो और अमेरिका में जाके उनके ऊपर केस चला रहे हो। आई थिंक इससे जो है खराब कोई बात नहीं हो सकती किसी भी देश के लिए। नंबर दूसरा, उन्होंने ये सोचा कि ईरान को भी इसी तरीके से कब्जा कर ले। वेनेजुएला का तेल उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वो डिसाइड करते हैं कि वेनेजुएला कितना तेल बेचेगा, उसके पैसे अमेरिका में आते, अमेरिका डिसाइड करता है उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जी जाए। उनकी भी यही सोच थी कि अगर ईरान, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने उनको यकीन दिलाया था कि 48 से 72 घंटे में जो लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा था लड़ाई खत्म होने के बाद ईरान का भी जो है, हम जो ऑयल है वो भी ईरान का काबू कर लेंगे। बिल्कुल। उन्होंने, अमेरिकन ने यही बहाना करके, जॉर्ज बुश साहब ने, कि इराक में जो है केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके ऊपर हमला किया और वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ये तो जैसे तेजावत साहब ने कहा, ये नियो कॉलोनिज्म है। इनका जो प्रवृत्ति यही है कि किसी तरह के जिन देशों के पास एनर्जी है या कोई भी क्रिटिकल मिनरल्स है, ऑयल है, उनके ऊपर किसी तरह कब्जा किया जाए और अमेरिका का जो मोनोपोली हो वो डिसाइड करें कि किसको तेल दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। और जो पेट्रोल का जो
लेन देन हो वो भी डॉलर में हो। तो ये सिर्फ जो है एक जो निजी स्वार्थ के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की बस किस्मती से जी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि इस लड़ाई से बाहर निकले, क्योंकि दिन पे दिन जो है घड़ी चल रही है और उनके दिन इलेक्शंस के कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में उनको सबसे बड़ा डर ये है कि अगर रिपब्लिकन जो है नवंबर के इलेक्शंस में हार जाते हैं और उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है, जी तो उनको जो इम्पीच किया जा सकता है, और जिसके लिए उनको इस चीज का खतरा है। और उसी खतरे के डर से उन्होंने 17 जून को जल्दी में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसका नतीजा हम आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो भी फैसले गए, चाहे अगर हम भारत की भी बात कर लें, जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ इंपोज किए थे भारत के ऊपर कि हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं, उससे भी उनको कुछ नहीं मिला। बाद में उनको समझ में आ गया कि गलती हमारी है, हम ऐसा करेंगे तो हम भुगतेंगे, फिर टैरिफ भी पीछे। तो कुल मिलाकर ट्रंप कहीं ना कहीं एक गेम खेल रहे हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो बैकफुट पर आ जाएंगे। क्यों अरविंद जी? हाँ बिल्कुल सही तो है, बिल्कुल सही कहा है आपने राधा जी, कि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है केवल उन लोगों के लिए जो, अगर पूरा का पूरा अगर हम देखें कि जो मिडल ईस्ट में वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके जी पीछे कहीं ना कहीं वो ज्यूस लॉबी है जो रिपब्लिकन्स को, डेमोक्रेट्स को बहुत फंडिंग देती है। और इसके अलावा वहाँ पे काफी मीडिया हाउसेस से लेकर हर जगह ज्यूस फैले हुए हैं जो नेचुरली है कि उनका इसराइल कनेक्शन होता है। तो बस वो वही एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये भारत और अमेरिका के संबंधों को इस जी हालत में लाने में, पटरी पे लाने में जो डिप्लोमेट्स हैं, मुझे पता है हेनरी किसिंजर या ये लोग कितना चाहते थे भारत और अमेरिका को आसपास लाने के लिए। बिल्कुल तो 20 साल की मेहनत को प्रेसिडेंट ट्रंप के इस रिजिम ने रसातल में पहुंचा दिया। भारत भी यूनाइटेड स्टेट को बहुत ही शक की नजर से देखता है, क्योंकि बिल्कुल इस लड़ाई में नुकसान तो हमें हुआ है ना। बिल्कुल ये लड़ाइयां भले ही वहां हो, डेवलपमेंट हमारा रुक रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी खतरे में पड़ रही है, और ये सब क्या बोलकर, दोस्त दोस्त बोलकर हो रहा है। और उसके बावजूद ये कभी कभी जब कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फिर मुझे दोस्त सुनाई नहीं देता है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। तो वो उसी तरह क्लाइंट की तरह ही बिहेव करते हैं राधा जी। तो बिल्कुल यही है सब कुछ जी। बिल्कुल अरविंद जी, तो आपने ये बातें कही तो मुझे वो शब्द भी याद आ गए, हाउडी मोदी, और जो अक्सर वो एक्स पर पोस्ट करते रहते हैं, माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। ये जो शब्द हैं ट्रम्प के, वो बहुत ही मतलब हास्यास्पद हैं कह लीजिए, क्योंकि ऐसे आप मुंह पे कह रहे हैं दोस्त और पीठ पीछे कुछ और। अब चलिए भारत की ही बात आ गई है, तो रिटायर्ड कर्नल संजीत जी, आपसे मेरा सवाल है, हमने देखा कि सीज फायर टूटा, वापस से तेल का जो संघर्ष है वो शुरू हो रहा है। जो दाम $70 पर आ गए थे प्रति बैरल, वो वापस से अब बढ़ने शुरू हो जाएंगे। भारत ने नई जो है संभावनाएं तलाशनी शुरू की, उसमें हमने देखा E20 इथेनॉल का यहाँ पर लाया गया कि E20 इथेनॉल का इस्तेमाल होगा, और जो पेट्रोल जो है अभी E20 पेट्रोल बिक रहे हैं। लेकिन देश में लोग अलग ही आक्रोश में कि नहीं हमें नहीं चाहिए, इससे हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारा ये हो रहा, जबकि मिनिस्ट्री कह रही है कि ऐसे कुछ भी अभी तक सबूत नहीं मिले हैं कि किसी की गाड़ी में कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, फिर भी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो अब भारत के लिहाज से आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा बहुत वक्त तक भारत सरकार ने बचाने की कोशिश की, तेल के दामों में बढ़ोतरी बहुत वक्त तक नहीं हुई, लेकिन एक सर्टेन पीरियड बाद दामों में बढ़ोतरी भी करनी पड़ गई, और उसके बाद से नए नए फैसले भी लेने पड़ गए। तो अब यहां से ये जो सिचुएशन है भारत के लिए किस लिहाज से किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? राजा जी, सबसे बड़ी तो मैं भारत सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि भारत सरकार ने इतने बावजूद 28 फरवरी से लेके और अभी तक जो लड़ाई जारी है, उसके बावजूद भी तेल में बढ़ोतरी, कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी बाकी देशों में बढ़ोतरी हुई है। गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव थी, उन्होंने अपनी तरफ से डाइवर्सिफाई किया और जगह से तेल लेना शुरू किया, तो गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव थी। लेकिन अभी तक जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद होता था, कभी खुल जाता था, उससे जो है हमारे गैस भी आ रही थी और कई जो है टैंकर जो है तेल के भी आए। लेकिन अब जिस हिसाब से लड़ाई चल रही है और आने वाले दिनों में, तो मुझे ये भी खतरा है कि जिस तरीके से ईरान ने हौतीज को बोला है कि आप जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करो, तो हौतीज ने जिस तरीके से
जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर और इजराइल ने फिर जवाबी हमला जी हमास पे किया था, उस समय हौतीज ने रेड सी के अंदर बब अल मंदाब जो स्टेट है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ऐसे रेड सी में गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करने वाली बब अल मंदेब स्टेट है, जहाँ से दुनिया का बाकी व्यापार जितना है बिल्कुल वो वहां से गुजरता और रेड सी से होता हुआ मेडिटेरियन सी और पूरा जो और यूरोप में। और भारत का जो तेल ज्यादातर जो आता है या तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है या जो है बब अल मंदेब स्टेट से आता है, क्योंकि रशिया से जो तेल आता है जी वो उस रास्ते से आता है। तो अब जो आने वाले समय में अगर हouthis भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो भी रेड सी के ऊपर कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर और टैंकर्स के ऊपर हमला करते हैं, तो भारत के लिए जो है बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। और उसके लिए जो भारत सरकार अभी से, मुझे उम्मीद है अभी से कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, जिससे अपने तेल की जो है जो E20 लेके आए हैं बाकी जी कुछ ना कुछ। और मैं जो है भारत के नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस हालात में हमको थोड़ा किफ़ायत बरतनी चाहिए, चाहे वो गैस हो चाहे वो पेट्रोल हो, जब ज़रूरी हो तभी कहीं पे जाएं, नहीं तो अभी इसको अवॉइड किया जाए जब तक ये हालात ठीक नहीं होते। राधा जी। बिल्कुल संजीत जी, और हमने देखा भी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम मंचों से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपील की है कि आप खाने के तेलों पर कंट्रोल कर लीजिए, सोने चांदी की खरीद पर रोक लगा लीजिए, ताकि कुछ हालात में सुधार हो और लोगों को भी इससे मदद मिले। लेकिन अरविंद जी, हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो है अब मंडेप का जो जिक्र संजीत जी ने किया है, वो एक बहुत मजबूती के साथ, आप कह लीजिए एक मजबूत कड़ी है तमाम देशों के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, क्योंकि 40% से ज्यादा व्यापार वहां पर तेल को लेकर होता है। ऐसे में अब जब ईरान को अमेरिका इस तरीके से ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है, हॉर्मुज का कंट्रोल लेने के लिए ईरान अड़ा हुआ है कि नहीं हम नहीं देंगे, तो अब अल मंडेब को लेकर क्या कुछ संभावना है? क्योंकि देखिए अभी की बात नहीं है, सीज फायर से पहले भी इसका जिक्र उठा था और उस वक्त भी इसकी चर्चाएं हो रही थी, अब वापस से यही चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए हम क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? क्या कुछ भविष्य उसका आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल राधा जी, बहुत सारी बातें इकट्ठी है, तो मेरे पास फ्रीडम है बहुत सारी बातें कहने का। जी तो बॉब अल मंदेब का मामला ये है कि वहाँ हुतीज है, अभी तक हुतीज एक्टिव नहीं है ना, हुतीज की कैपेसिटी को खत्म किया जा चुका है, क्योंकि हमास तो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, हिजबुल्ला की ताकत आधी रह गई है, पर हुतीज की ताकत खत्म नहीं हुई है। कुछ हमले हुए हैं यूनाइटेड स्टेट और इसराइल की तरफ से। अगर मामला बिगड़ता है तो पूरा का पूरा रेड सी में जो बॉब अल मंदेब स्टेट जी है उस पे हुतीज का कब्जा हो जाएगा। जहां जाएंगे वहां पे फायरिंग होगी, कहाँ से आप निकालेंगे, कौन इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी? तो बिल्कुल भारत के लिए तो सिचुएशन और खराब होगी। ये वो बिल्कुल लोग हैं जो G20 की मीटिंग में कह रहे थे कि जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है उसके लिए हम इंडिया को मजबूत बनाएंगे, उसके भारत का IMEC प्रोजेक्ट को मजबूत बनाएंगे। और वो बदले में किया क्या इन लोगों ने? वो हॉर्मुज स्टेट पे कब्जा करवा जी लिया, और अब खुद यूनाइटेड स्टेट कह रहा है कि हम भी टैक्स लेंगे वहां पे। और ये क्यों कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प? क्योंकि वहां की जनता उनका गला पकड़ने पे उतारू हो रही है, और वो कह रही है कि आपने हासिल क्या किया है? तो बिल्कुल वो कभी कहते हैं कि ये पैसा वसूल करने के लिए जो आपके टैक्स पेयर का लगा है हम वहां पे टोल टैक्स लगाएंगे, कभी कहते हैं कि हम मिडल ईस्ट के लोगों से ही वसूलेंगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और पेट्रोल की कीमतें जो स्थिर रखने के पीछे एक सच हमें सुनना होगा आज, और वो ये है कि जी जब भारत में पेट्रोल 90 अबव था, तब यूनाइटेड स्टेट में वो 75 था। तो भारत में पेट्रोल की कीमतें पहले से ही तेज थी। कारण ये है बिल्कुल कि उसका इंटरनेशनल रेट वो नहीं होता है, वो उसमें जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, खासकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के, तो उसके कारण यहाँ भारत में तेल की कीमतें बढ़ी हुई है। वो खत्म कर दीजिए। और ये तब है जब एक अमेरिकन की पर कैपिटा इनकम देखिए और जी एक भारतीय की पर कैपिटा इनकम देखिए। हमारे यहाँ पर इतनी जबरदस्त आबादी है जो आगे बढ़ना चाहती है, जो आगे विकास करना चाहती है, पर उसके लिए सुविधाएं नहीं है। आपने चीजें इतनी महंगी कर रखी है, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, बिल्कुल एनर्जी, तो फिर बढ़ेंगे कैसे? फिर हम आगे बढ़ेगा कैसे फिर भारत? तो दिक्कत यही है। तो इन सब चीजों का हम पे असर पड़ रहा है, और भारत को ऐसी कोई सम्मिलित कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ये जो महाशक्तियां जो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से जी चलाना चाहती है, उनको ये बता दिया जाए कि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, उसके अगर इंटरेस्ट को आप एक तरफ रख कर उसको सरपास करके अगर आप दुनिया को महाविनाश की ओर ले जाएंगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा।
तो उसी की जरूरत है राधा जी। बिल्कुल जी बिल्कुल अरविंद जी, और देखिए कहीं ना कहीं देश की जनता को भी ये समझने की पूरी जरूरत है कि तेल के दाम जो हैं वो सरकार के हाथ में नहीं है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो निर्धारित करती हैं, और वो चाहती तो बहुत पहले ही दाम बढ़ा देती। जब युद्ध शुरू हुए, जब हमारे टैंकर्स फंसने शुरू हुए, तभी तेल के दामों में बढ़ोतरी हो जाती। लेकिन सरकार ही है जिसने बचाया, एक्साइज ड्यूटीज हटा दी, सरचार्जेस हटा दिए, बहुत कोशिश की कि लोगों के सिर पर ये बर्डन ना आए, तेल कंपनियों पर बर्डन ना आए, और इसी बात को समझने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है बहुत से लोग समझ चुके भी हैं और बहुत से लोग अभी भी इसको समझ रहे हैं। वक्त चूंकि अब इजाजत उतनी नहीं देता, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन संजीत जी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से ये सीज फायर टूटा है, वापस से जंग शुरू हुई है, रोज दावे हो रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, दावे कर रहा है कि हम सीज फायर हम चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए, ईरान इनकार कर रहा। कहां तक देख रहे हैं इस युद्ध को? कितने दिन और? जल्द ही खत्म होगा या लंबा खींचेगा? देखिए, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला नहीं होगा राजा जी, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। या तो अमेरिका इस चीज़ को छोड़ दे कि चलो ठीक है, हमने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जी 60 दिन तक हमने अधिकार जो ईरान को दिया था, हम वो ईरान को अधिकार देते हैं कि वो अपने जो कोस्ट लाइन के साथ साथ शिप्स को अपने कोऑर्डिनेशन में निकाले, तो टेम्परेरीली इसको जो है लड़ाई को बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर ईरान इस बात पे अड़ा रहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा, और अमेरिका ये चाहेगा कि नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुलना चाहिए और वो जी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तो मुझे लगता है इस लड़ाई का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है, अनटिल कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं कि 7 दिन हमला किया और 7 दिन भी अगर हमला करेंगे जी तो वो जो IRGC को ख़त्म कर देंगे, उनकी हमला करने की क्षमता को ख़त्म कर देंगे, तो वो गलत फहमी में है। पहले भी वो नहीं ख़त्म कर पाए और अब तो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अब चाहे कितनी भी बमबारी आप कर ले, कितनी मिसाइल उनके, आप उनके पुल तोड़ रहे हो, आप उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे जी हो, तो लड़ाई बंद कहाँ से होगी? अभी ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर 8वें रात को भी अगर जो अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हमला करेंगे, तो हम सऊदी अरेबिया और यूएई का जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके जी ऊपर भी हमला करेंगे। तो लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को फैसला करना है कि लड़ाई वो रोकना चाहते कि नहीं रोकना चाहते। अगर वो इस चक्कर में है, सोच में है कि ईरान झुक जाएगा, ईरान घुटने टेक देगा, तो वो नहीं होगा राजा जी। बिल्कुल बिल्कुल संजीत जी, ये बात तय है, ये बात साफ भी है, ये बात अन्य देशों को भी पता है कहीं ना कहीं। और अरविंद जी, आपका भी रिएक्शन, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर बहुत ही संक्षेप में इस पूरी लड़ाई को समझे तो यह है कि ये लालच की लड़ाई है। लालच, कभी वो ग्रीनलैंड चाहते हैं, कभी ईरान पे कब्जा चाहते हैं, कभी वेनेजुएला को हथियाना चाहते हैं। अगर ये लालच की लड़ाई खत्म हो, और पर ये लालच खत्म नहीं होगा, क्योंकि लॉस एंजल्स में इनके कैसीनो पब्स में लाइटें चाहिए, वो कार लेके एक एक अमेरिकन जो जाता है, तो लाइफस्टाइल ऐसी है उनकी कि वो लालच कभी खत्म नहीं होगा। और बिल्कुल अगर ये खत्म नहीं होगा तो दुनिया में ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। बिल्कुल जी अरविंद जी, राधा तो जी। कुल मिलाकर क्लियर है कि सब कुछ जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, बॉल उनके कोर्ट में है, और ऐसे में वो इसे कैसे प्ले करते हैं ये डिसाइड करेगा कि आगे का फ्यूचर क्या होगा। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में